कैसे हो प्रणय? बस सौरभ मजे में। प्रणय, आज हाल फिलहाल में तुमने देखा भारत सरकार ने काफी सारे इंसेंटिव्स दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन के लिए इंडिया में। हाँ सौरभ, और उसके बारे में तो मैंने लिखा भी है, तो हाँ। तो वो मैंने देखा। तो उससे एक सवाल जहन में आता है कि भाई हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर में दुनिया का इतना बड़ा पावर हाउस बन गया, सप्लायर बन गया, पिछले 30 साल से ऐसा सब चल रहा है। और जबकि आई मीन जो पहली कंपनी विदेश से आई थी वो तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आई थी 1984 में इंडिया में। लेकिन हम्म हम्म, फिर क्या हुआ? लेकिन हम हार्डवेयर में और ये इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में स्पेसिफिकली ये क्यों हम लोग पीछे रह गए कि अभी हम 2021 में सरकार बोल रही है कि प्लीज थोड़ा सा और करने के लिए हम आपको प्रोत्साहन देंगे वगैरह। तो ये और उस समय में मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, चाइना, ये सारे देश कितना आगे निकल गए नहीं इस सब चीजों में। तो हम बिल्कुल। कहाँ कमी रह गई हमारी नीतियों में या इसमें, ये आज बताओ ना तुम। हाँ बिल्कुल, तो सौरभ हम लोग चिप्स के बारे में नहीं बात करेंगे, सेमीकंडक्टर्स की, लेकिन हम्म हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, एसी, और आप हम्म ले लीजिए कुछ भी, कॉफी मेकर। इन सब चीजों में भारत क्यों आगे नहीं निकल पाया, ये सवाल डिस्कस कर सकते हैं। तो बिल्कुल, कहानी मतलब की, टेप रिकॉर्डर जैसी चीज ले लीजिए, छोटी बिल्कुल मोटी। बिल्कुल, हाँ, हाँ रेडियो वगैरह वगैरह, है ना। तो हाँ, इस कहानी में भी लोक नीति की बड़ी सीख मिलती है। तो कहानी की शुरुआत सार से शुरू करते हैं। तो अच्छा। कहानी का सार ये है कि अच्छी नियत और अच्छी नीति में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो कई बार हम्म अच्छी नियत होती है लेकिन फिर भी नीति बहुत खराब होती है। तो वो सीख हम्म मिलेगी इस कहानी से। ठीक है, तो अब हम्म जैसा कि हम लोग ये सेक्शन का नाम हम लोगों ने रखा है एक सवाल कई जवाब। तो उसी हम्म टोन में देखते हैं कि सरकार के पास क्या सवाल था इस नीति के ऊपर, और उन्होंने क्या जवाब ढूंढे उस सवाल के लिए। ठीक है, तो आजादी के बाद सरकार के पास एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि दो सवाल थे। एक तो ये जो उद्योग है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, उसमें रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, ये बहुत बड़ा हम्म, सवाल था। हम लोगों ने कई बार इसके ऊपर डिस्कस किया, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन हाँ। वो एक सवाल था। दूसरा एक बड़ा सवाल था कि लघु उद्योग जो है वो बड़ी कंपनियों की शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे, ऐसी धारणा थी, बहुत तेज धारणा थी। तो उन्हें कैसे बचाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। ठीक है, हम्म तो ये दोनों हम्म सेंट्रल सवाल के बिना पर हम लोगों की बहुत सारी नीतियां बनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, तो ये हम्म थे सवाल। हम्म। अब इसका जवाब क्या ढूंढा सरकार ने, है ना। सवाल तो दोनों लाजमी लगता है ना आपको, कि सवाल में हाँ, कुछ मतलब बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि भाई रोजगार कैसे बना बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है जो दूसरा सवाल है, मैं तो उस सवाल पे भी थोड़ा शक करूंगा वैसे, कि भाई बिजनेस को बचाना एक सवाल नहीं होना चाहिए। होना बिल्कुल। चाहिए कि इकोनॉमी कैसे बढ़े। हम्म बिजनेस तो बनते बिगड़ते रहते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप बिजनेस बचाने जाए तो फिर सरकार, ये सरकार का काम नहीं है। बिजनेस अपनी जान खुद बचाए ना। बिल्कुल, और सौरभ, आप तो एक स्टार्टअप रन करते हैं, आपको नहीं लगता कि हाँ। छोटी कंपनियां और फुर्तीली होती हैं, बदल सकती हैं, ट्रैक बदल सकती हैं बड़ी कंपनियों के जगह पे। मतलब आप जो भी देख लीजिए, सॉफ्टवेयर में भी आजकल बड़ी कंपनियां तो अक्वायर ही कर रही हैं छोटी कंपनियों को। तो इनोवेशन तो छोटी कंपनियां ड्राइव कर रही है ना। बिल्कुल। और हमेशा जो है, जो छोटी कंपनी होती है ना, एक बार आई मीन जब आप एक बार सरकार की तरफ आंख उठा करके देखते हैं उनका सहारा लेने के लिए, फिर उसी दलदल में आप फंस भी जाते हैं। तो कभी कभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि छोटी कंपनियां फुर्तीली होती हैं, लेकिन एक टेम्पटेशन भी होता है कि अगर सरकार का मेरे ऊपर हाथ हो जाए। बड़ी कंपनी से डर तो लगता है, ऐसा नहीं है हम्म कि छोटे बिजनेसमैन को डर नहीं लगता। तो कभी कभी उनकी तरफ से गुहार आ सकती है ना कि भाई मेरे मेरे पीछे सरकार का हाथ हो तो मैं बड़े वाले को देख लूंगा, ऐसा टाइप से, हाँ है हाँ ना। हाँ। तो तो वैसा लग सकता है किसी को। ऐसा नहीं है, मेरे को ये नहीं लगता कि छोटा बिजनेस ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन नीति के तौर पे क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए, वो उस सवाल पे मैं शक करूंगा। मुझे लगता बिल्कुल। है ये छोटे बिजनेस के लिए तो नेचुरल है, वो बोलेगा कि हाँ मुझे कोई बचा ले तो क्या बात है, बड़े भैया सर पे हाथ रख दीजिए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम लोग ने कई बार डिस्कस किया है, प्रो मार्केट और प्रो बिजनेस नीतियों में अंतर होता हाँ, है ना। बिजनेस तो बिल्कुल हमेशा चाहेगा बिल्कुल। यार, मुझे सब्सिडी दे हाँ दो, मुझे ये दे दो, वो दे हाँ दो। लेकिन हाँ हाँ, जो बिल्कुल। कंज्यूमर का इंटरेस्ट है, जो मार्केट का इंटरेस्ट है, कंपटीशन बनाए रखना, वो सब सरकार की जिम्मेदारी है। वो प्रो सिर्फ बिल्कुल बिजनेस की बात गुहार सुन के आप वो नहीं अचीव कर सकते, है ना।
बिल्कुल। ठीक है, खैर, लेकिन फिर भी उस टाइम पे ये सवाल था सरकार के लिए, और सरकार इस तरीके से सोचती थी, आज भी सोचती है, खैर, लेकिन ये बहुत ही कॉमन बात थी कि आजाद हुआ है भारत, हर चीज में भारत अभी छोटा है, हमारी कंपनियां भी छोटी है, तो सरकारों को अपनी कंपनियां भी बचाना है, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो उसके लिए क्या नीति बनाई गई? तो सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति जो थी इस सेक्टर में, उसका नाम था, बड़ा सा नाम है, आइटम्स रिजर्व फॉर मैन्युफैक्चर एक्सक्लूसिवली बाय द स्मॉल स्केल सेक्टर। मतलब कि जो लघु उद्योग है, कुछ कुछ ऐसे आइटम है जो रिजर्वेशन कर दिया कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ लघु उद्योग ही बना सकते हैं। तो ये एक नीति थी, और इस नीति का काफी डोमिनेंस था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, तो एक कैसे नीति चली उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो सरकार ने क्या सोचा कि ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले ये सोचती कि ये जो लघु उद्योग है, इनमें लेबर ज्यादा होता है और कैपिटल कम होता है ना? तो क्योंकि ज्यादातर लोग बनाते हैं, ना कि आप मशीन लाएं, ऐसी सोचती। तो सरकार ने सोचा कि सॉल्यूशन तो सिंपल है, बहुत सारी लघु उद्योग कंपनी बना देंगे तो लेबर ज्यादा हो जाएगा, और फिर उद्योग में रोजगार बढ़ जाएगा। बस उतना ही करना है ना? तो ये सरकार की सोच थी। और दूसरी ये भी सोच थी कि अच्छा, ये ठीक है, लघु उद्योग बनाना है, लेकिन किस क्षेत्र में लघु उद्योग बनाना है, ये भी सवाल था। तो फिर उन्होंने सोचा ये जो कंज्यूमर गुड्स है, मतलब तब हम लोग सब ले सकते हैं, जैसे रेडियो वगैरह, छोटी मोटी चीजें, उन्होंने सोचा ये कंज्यूमर गुड इतने जरूरी तो नहीं है भारतीयों के लिए। मैं 1951 की बात कर रहा हूँ, है ना? तो तब भारत की एवरेज इनकम भी कम होगी वगैरह। तो सरकार ने सोचा देखो, ये कंज्यूमर गुड इतने जरूरी नहीं है आज की स्थिति में, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कंज्यूमर गुड रिजर्व कर देते हैं लघु उद्योग के लिए। तो अगर आपको बनाना है ये कुछ कंज्यूमर गुड, तो आपको एक लघु उद्योग होना होगा। ठीक है, और अगर आप लघु उद्योग नहीं है तो आप ये आइटम्स नहीं बना सकते। उसमें एक एक्सेप्शन उन्होंने डाला था कि अगर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 50% एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। अगर 50% एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपको लघु उद्योग बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, पहले तो इसमें सिर्फ कुछ 47 आइटम ऐड किए, पर फिर वो लिस्ट जो है, जैसा कि अक्सर होता है, 1967 में 47 आइटम्स थे, 1978 में 504 हो गए, 1997 तक 1000 आइटम हो गए इस लिस्ट में। और उस आइटम में लिस्ट में कैसे कैसे आइटम थे वो भी देखिए आप। आइसक्रीम, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, प्लास्टिक टॉयज, रूम हीटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, वॉशिंग मशीन, कार रेडियो, ये मतलब कुछ ही मैंने आपको सुना है, लेकिन आप देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं है कि ये किस टाइप के चीजें आइटम सिर्फ लघु उद्योग बनाते हैं, ये बढ़ते गया। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल गुड वगैरह वगैरह, प्लास्टिक गुड, ये सब चीजें उसमें आती रही। ठीक है, तो ये जवाब था सरकार का, और नीति का यही मतलब ऑब्जेक्टिव यही था कि उस समय सोचती एक लेबर कैपिटल रेशियो जो है वो ऑप्टिमल होना चाहिए। मतलब हमें लेबर बढ़ाना है, लेकिन कैपिटल भी इतना नहीं बढ़ाना है, क्योंकि कैपिटल मशीन होगी तो फिर लोग काम पर नहीं आ पाएंगे, बेरोजगारी होगी। तो ये लेबर कैपिटल रेशियो के चलते सरकार ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि कौन से ऐसे कुछ आइटम है जिनमें हमें रिजर्व करना है। ये आइटम की लिस्ट पहले बनी और वो बढ़ती गई, और 1997 तक 1000 आइटम आ गए इस लिस्ट में। और ये भी ध्यान रखिए, 1992 जो रिफॉर्म हुआ था उसमें ये पॉलिसी नहीं निकाली गई थी। ये पॉलिसी इतनी मजबूत थी और इतना समर्थन था कई लोगों का कि तब भी नहीं निकली गई थी। 1997 से डी रिजर्वेशन शुरू हुआ, और पता है आपको लास्ट आइटम कब निकाला था इस लिस्ट में? कब निकाला? 2015 में निकाला था। तब तक अरे बाप रे, कुछ आइटम रिजर्व था लघु उद्योग के लिए। ठीक है, तो बेसिकली 5-6 साल हुए हैं इससे हमारी जान छूटे हुए। हाँ, बस 6 साल हुए। तो ये था जवाब। अब इसका आप विश्लेषण करते हैं, और आपको तो पता ही होगा इसका क्या नतीजा हुआ, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या हमें सीखने मिला। तो एक तो कई लोगों ने फिर रिसर्च किया, क्योंकि ये जो डी रिजर्वेशन हुआ ये स्टेप वाइज हुआ। पहले 97 में कुछ आइटम निकाले गए, 2002 में, 2004 में वगैरह वगैरह। तो आपके पास एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट तैयार हो जाता है ना। कुछ आइटम जो डी रिजर्व हुए
उनकी क्या हालत हुई, एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्या हुई उसमें, और जो आइटम सिर्फ रिजर्व थे उनकी स्थिति क्या है, ऐसा हम लोग एक तुलना कर सकते हैं। तो ऐसे कई लोगों ने तुलना की है और उन्होंने ये पाया कि एक बार जब प्रोडक्ट डी रिजर्व हुआ था, उसके बाद जो कंपनियां थी जो वो प्रोडक्ट बनाती थी, वो 15% से ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, डी अच्छा। रिजर्वेशन से की वजह से बढ़ गई, एक्चुअली कम नहीं हुई। फिर दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जो थी उन्हीं क्योंकि कंपनीज बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट भी 50% तक बढ़ गई उन प्रोडक्ट्स में। ठीक है, आउटपुट 35% तक बढ़ गया, कैपिटल जो उपयोग था वो 45% तक बढ़ गया, और इनकम्स जो थी वो 6% बढ़ गई। वाह। ठीक है, तो ये तो मतलब कई लोगों को लगेगा कि नहीं, रिजर्वेशन किया, देखो कितना अच्छा हुआ, लघु उद्योग को बचाया हमने, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसका नतीजा एकदम विपरीत था। हाँ, फिर कई लोगों ने ये भी अच्छी रिसर्च की और उन्हें पाया कि एक्चुअली जो रोजगार है ना, रोजगार में वृद्धि छोटे उद्योग नहीं लाते, नए उद्योग लाते हैं। तो हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि नए नए उद्योग आते रहे, नए नए कंपनियां आती रही, ना कि जो छोटी कंपनियां उन्हें ही आप बचाते रहे। फिर और तीसरी छोटी चीज, कंपनी को बड़ा होना होता है ना, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हिंदुस्तान में बहुत प्रॉब्लम इसकी वजह से रही। एक तरह से आपने कंपनी को एक इंसेंटिव लगा देते हैं कि तुम इससे जरा से भी बड़े हुए तो तुम्हारा हम धंधा ही बंद कर देंगे, क्योंकि स्मॉल सेक्टर के लिए है धंधा, अगर आप बड़े हो गए तो आप ऑटोमेटिकली उस सेक्टर में से निकल जाओगे। तो ये तो बहुत ही मतलब शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जो बढ़ना रुक जाए। आप अगर किसी बिजनेस को बोलेंगे कि तुम बढ़ना रुक जाओ, तो वो तो फिर अब आपने उसके ऊपर बेड़ियां बांध दी। तो ये आई मीन जैसे एक आई थिंक रीगन ने बोला ना, सबसे खतरनाक शब्द जो है वो होता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूं और आपकी मदद करना चाहता हूं। ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, लेकिन पर सौरभ, ये मनीष अग्रवाल इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, उन्होंने बहुत एक अच्छा आइटम लिखा था कि कंपनीज बौनी रह गई है ना, और ये जो है तो ऐसी सब नीतियों से लघु उद्योग लघु ही रह गए, कभी बढ़ नहीं पाए। ठीक है, फिर और भी इसके नतीजे हुए। एक तो हफ्ता वसूली शुरू हो गई, जिसे हम इंग्लिश में रेंट सीकिंग कहते हैं, लेकिन हिंदी में शायद हफ्ता वसूली कह सकते हैं। जो कंपनीज एक बार उन्हें ये नीतियों का फायदा मिल गया, उन्होंने क्या किया, उनसे जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट्स थे वो इस लिस्ट में वो घुसाते गए। इसीलिए ये लिस्ट में कई लोगों ने विश्लेषण किया है कि एक लिस्ट से, एक आइटम से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती है ना, वो एक लिस्ट में आती रही, और इसीलिए 47 से जाके वो सीधे 1000 तक पहुंच गई। तो कई इलेक्ट्रिकल गुड्स, मैंने लिस्ट पढ़ने की कोशिश की, कई सारी चीजें, मतलब कॉफी मेकर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, इन सब चीजों को क्यों आप लघु उद्योग से जोड़ना चाहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एक ये नतीजा हुआ। फिर कुछ लोगों ने कहा, देखिए एक्सपोर्ट का क्लॉज तो था, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना 50%, पर आप ये भी तो देखिए ना, पहले आपको क्वालिटी मास्टर करनी पड़ेगी घरेलू मार्केट में। अगर आप वही नहीं कर पा रहे हैं, और आप सेल इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपको एक प्रोटेक्शन दिया गया है, और आपकी क्वालिटी जो भी हो, लेकिन कम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसीलिए आपकी जो एडवांटेज है वो है, तो आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कौन खरीदेगा आपके प्रोडक्ट्स? तो वही नतीजा। और ये दिखता है, तुमने इतनी जो लिस्ट में काफी नाम जो लिए वो ऐसे ही आइटम है जिसमें हमको सीधा दिखता है कि चाइना हमसे कितना आगे निकला हुआ है, खासकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, प्लास्टिक का सामान वगैरह। तो आई मीन कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम उसमें अच्छे नहीं हो सकते थे, और अब दिखता भी है। अब तुमने जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर का नाम लिया, तो मुझे याद है 90 के दशक में ये सब अनब्रांडेड आते थे, और अब तुम अगर पिछले 15-20 साल में देखो तो हिंदुस्तान में 1000 करोड़ रुपए से बड़ी कंपनियां हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर की ब्रांडेड बनाने वाली। तो वो एक अच्छी चीज ही है ना कि उस तरीके की कंपनी बन रही है, तो वो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी है, और वो लोग एक्सपोर्ट भी अब कर रहे हैं, है ना। तो अभी मैं रिसेंटली, मुझे लगता था कि ये सब तो हम कभी करेंगे नहीं, मैं रिसेंटली एक कंपनी का मुझे पता चला अब हिंदुस्तान से एयर कंडीशनर भी एक्सपोर्ट होते हैं प्रणय, क्योंकि पहले नहीं होते थे। क्योंकि आपकी एक बार लोकल डोमेस्टिक मार्केट बड़ी होती है तो फिर आपके पास स्केल आता है जिसको यूज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उल्टा नहीं होता कि आप सीधे ही एक्सपोर्ट चालू कर देते हैं हमेशा। कुछ लोगों ने किया है ऐसा नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी लोग करते हैं, लेकिन आपका एक बेस बने तो आप ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके की चीज।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जैसा आपने कहा कि ईस्ट एशिया जो है वो आगे निकल गया इस खेल में, है ना, तो अब हम लोग कैचअप कर रहे हैं, लेकिन वो 20-30 सालों का गैप हो गया उसमें, है ना, तो वो एक चीज हुई। और ठीक है, एक और बात ये भी है कि ये जो लिस्ट है, ये एक बहुत अच्छी कमिटी रिपोर्ट है, अगर श्रोता जानना चाहें, एक आबिद हुसैन कमिटी रिपोर्ट है जिसने इसका मतलब पूरा कच्चा चिट्टा पेश किया था 1997 में। तो उन्होंने ये भी उन्होंने खुद रिपोर्ट में लिखा है कि किस बिना पे आइटम्स ऐड किए गए उसका कोई साइंस नहीं था, किसी को नहीं पता क्यों ऐड किया है ये आइटम, है ना। तो सरकार एक सर्वज्ञ तो नहीं है, सरकार को तो ये नहीं पता पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट में कितना लेबर कैपिटल यूज करते होंगे। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में कैपिटल ज्यादा चाहिए होता होगा, मशीनें जरूरी चाहिए जरूरी होती होंगी, लेकिन सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, ये लघु उद्योग है। तो ऐसा कोई विश्लेषण उन्होंने नहीं किया था, और इसकी वजह से हम लोग काफी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज वगैरह में पिछड़ गए, है ना। तो ये एक चीज थी जो मैं आपको कहना चाहता था, लेकिन अंत में इस बात पे कहना करना चाहूंगा कि चीजें बदल रही हैं, जैसा आपने कहा, ये पॉलिसी निकाल दी गई, और फिर अब तो भारत में सैमसंग का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो विश्व का सबसे बड़ा है, नोएडा में अभी जो बना है। तो शुरुआत हुई है, लेकिन उसके लिए इन तरीके की नीतियों को तोड़ना जरूरी था। और एक मेन चीज जो है वो हम लोगों को लगता है एक तीर से हम लोग कई निशाने मार देंगे, 2 निशाने नहीं, एक तीर से कई निशाने। तो ये एक नीति ऐसी ही थी जिनमें सरकार ने सोचा कि अरे एक तीर हम लगाएंगे लघु उद्योग से, उससे हम लोग रोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कंज्यूमर गुड्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आउटपुट का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि हम लोग एक भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए। तो अगर मार्केट को हम लोग अलाउ करें इन चीजों में, तो हम लोग खुद ही देख रहे हैं भारत प्रगति कर ही रहा है इन सब चीजों में। क्या आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रणय, ये एकदम बहुत बढ़िया से छोटे में बताया। और जैसा आई मीन अब हमारे दर्शक जानते हैं, ये हमारा जो कैप्सूल है ये छोटा और शॉर्ट एंड स्वीट एक सवाल के ऊपर केंद्रित है। तो बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये हमारा दूसरा इस चीज का एपिसोड था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे नए यूट्यूब चैनल को, पुलियाबाजी यूट्यूब पर, बेल आइकन दबाइए, और अपने कमेंट्स यूट्यूब पे और ट्विटर पे, दोनों पे हमको दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। IVM